हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एजुकेटर योगिता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो इनकम टैक्स का थर्ड पार्ट है। इनकम टैक्स में 5 हेड मैंने डिस्कस की थी फर्स्ट वीडियो में। उनमें से फर्स्ट हेड है, आज इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हेड क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, और उसके लिए सेक्शन क्या है? सेक्शन 15 to 17। इसको समझने से पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरी को समझे, उसे हेड को डिस्कस करें। टैक्स लायबिलिटी कितनी एग्जेम्प्टेड है, पार्टली फुल्ली, जितने भी अलाउंसेस है, प्रिक्विजिस्ट हैं, जो भी है, उनसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैलरी क्या है। सैलरी किसी एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को उनके द्वारा की गई सर्विसेज के बदले जो रेम्युनरेशन मिलता है वो सैलरी कहलाती है। सैलरी कैश में भी हो सकती है या किसी फैसिलिटीज के रूप में भी हो सकती है। जो फैसिलिटीज दी गई, जो रेम्युनरेशन दिया गया, वो टैक्सेबल होगा या नहीं, ये हम सैलरी हेड के अंदर डिस्कस करेंगे। सैलरी के लिए 3 बातें जानना जरूरी है। सैलरी ड्यू, प्रीवियस ईयर में जो सैलरी हमने कमाई उसके लिए टैक्स पे करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी उसके लिए जो पिछले में रह गई थी वो। सैलरी इन एडवांस, नेक्स्ट ईयर की हमने अभी ले ली, उसके लिए भी टैक्स के अलग अलग हैं। यानी कि जैसे सैलरी इन एडवांस है, हमने एडवांस में सैलरी ले ली, तो उसका टैक्स अगर हम इस साल पे करेंगे तो जब नेक्स्ट ईयर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। सैलरी जो है वो हर एक एम्प्लॉय को, चाहे वो पब्लिक सेवा में, पब्लिक सर्विसेज में हो या प्राइवेट सर्विसेज में हो, चाहे वो हाई पोस्ट पर हो चाहे वो लो पोस्ट पर हो, एम्प्लॉयर से जो उसे रेम्युनरेशन मिलेगा वो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सैलरी हेड में आता है। सैलरी हेड में आता है, यानी कि चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई एक छोटा सा मजदूर हो, सबके लिए उसकी सैलरी में पेमेंट में फ़र्क हो सकता है लेकिन कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं होगा। एक बात का ध्यान और रखना है कि एम्प्लॉयर कौन हो सकता है। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। और हाँ, एम्प्लॉयर या तो देशी या विदेशी, यानी कि फॉरेनर भी एम्प्लॉयर हो सकता है। अगर एक पर्सन एक से अधिक एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है, उनसे अलग अलग सैलरी लेता है, यानी कि वो एक जॉब तो परमानेंट कर रहा है लेकिन पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, तो उनकी सैलरी को कैलकुलेट करते इसमें उन तीनों की, जितने भी एम्प्लॉयर से वो सैलरी लेता है, जितने भी वो काम करता है, उनकी इनकम को ऐड करके उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए, हाँ, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी वो सैलरी हेड के अंडर आएगा। यदि कोई पार्लियामेंट का मेंबर है तो उसकी सैलरी इनकम टैक्स के सैलरी हेड के अंडर नहीं आएगी। क्योंकि जो पार्लियामेंट का मेंबर है और गवर्नमेंट का जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नहीं होता। इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हेड में डिस्कस होगा। यदि किसी पार्टनर ने अपनी फर्म से सैलरी प्राप्त की है तो उसकी सैलरी हेड में ना आकर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड बिजनेस प्रोफेशंस में आएगी। ओके, हाँ, यदि कोई एम्प्लॉय अपनी इच्छा से त्यागता है, यानी कि उसको छोड़ देता है, सैलरी नहीं लेता है, तो उसकी सैलरी टैक्स कैलकुलेट करते समय एक्चुअल सैलरी मानी जाएगी, जितनी उसे ड्यू होनी थी उतनी। लेकिन यदि वो किसी फंड में
अपनी इच्छा से सेंट्रल गवर्नमेंट को समर्पित करता है तो उसका जो सैलरी है वो टैक्स, उसकी जो सैलरी होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड टैक्स होगा। आगे देखिए ये क्या है। हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी, एक मिनट, हाँ, सैलरी सेक्शन 15 to 17 ये हमने डिस्कस कर लिया था। पर्टिकुलर टाइम में सैलरी कितनी ड्यू हुई, इनकम टैक्स ये नहीं देखा गया कि एक्चुअल में सैलरी मिली या नहीं, यानी कि जितनी सैलरी उसकी है, चाहे वो मिली हो चाहे ना मिली हो, टैक्स उस एक्चुअल सैलरी पर ना होकर जितनी साल की सैलरी थी उस पर टैक्स पे करना होगा, चाहे मिली हो या चाहे ना मिली हो। यदि पिछले साल की या अगले साल की मिली है तो करंट प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होगी, लेकिन रिलेटेड टू टैक्स रिलीफ मिल सकती है अंडर सेक्शन 89। यानी कि सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी इन एडवांस है, तो हमने टैक्स पे अगर हम कर चुके हैं पहले ही, तो उसके लिए टैक्स पे करने में रिलैक्सेशन भी मिलेगी अंडर सेक्शन 89। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड। सैलरी के अंडर टैक्सेबल होगा, प्रीवियस ईयर की सैलरी ड्यू हो गई है, चाहे एक्चुअल में पेड हुई हो या ना ही हो, करंट ईयर में ही टैक्स पे करना होगा। ये बात हमने अभी डिस्कस की थी। एडवांस सैलरी पर टैक्स भी प्रीवियस ईयर के टैक्स के साथ करंट ईयर में पे करना होगा। एरियर्स ऑफ सैलरी ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हमने अभी डिस्कस किए थे, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। यदि एम्प्लॉयर से अलावा किसी से इनकम होती है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। नेक्स्ट स्लाइड। एम्प्लॉय की एक्यूमुलेटेड इनकम जैसे ग्रेच्युटी, पीएफ, प्रोविडेंट फंड वो सैलरी हेड में ही रहेगी, लेकिन फैमिली पेंशन, ये बात नोट कीजिएगा, फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी और सारी सैलरी हेड में आएंगी। ड्यू डेट ऑफ सैलरी, सैलरी की ड्यू डेट क्या होती है? इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, फर्स्ट डे नेक्स्ट मंथ। यदि मार्च में हमने काम किया तो उसकी सैलरी अप्रैल के फर्स्ट डे को ही मिल जाती है, यानी कि 1 अप्रैल को मिल जाती है। लेकिन बैंकिंग और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं, प्राइवेट फर्म्स जो हैं और बैंकिंग, उनके लिए उनकी सैलरी सेम मंथ में लास्ट डे को मिल जाती है, यानी कि मार्च में अगर काम किया तो 31 मार्च को ही सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। बेसिक पे कैलकुलेट करते समय मार्च से फरवरी तक करनी पड़ती है। पे स्केल 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, नॉर्मली मंथ के स्टार्टिंग में कभी भी हो सकता है, यानी कि ये सिर्फ सिंपल से हैं, ये तो सबको पता ही होता है। पे स्केल 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और बेसिक पे कैलकुलेट करते समय क्या होता है, मार्च से फरवरी तक। नेक्स्ट स्लाइड। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें देखिए क्या क्या आएगा। फर्स्ट है बेसिक सैलरी। जो बेसिक सैलरी होती है इंक्लूडिंग ग्रेड से इंक्लूड जो बेसिक सैलरी से मिलती है। एरियर्स एंड एडवांस ऑफ सैलरी, अगर एडवांस मिली है, एरियर्स है, तो भी इनको ग्रोस सैलरी में ऐड करेंगे। पेंशन है, कमीशन है, बोनस है, कमीशन की एक्स्ट्रा अलाउंसेस है, अलाउंसेस अलग अलग कैटेगरी है उनकी, फुली एग्जेम्प्टेड है, पार्टली टैक्सेबल है, जो भी है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। परक्विजिस्ट फैसिलिटीज़ हैं। परक्विजिस्ट फैसिलिटीज़ का क्या मतलब है, यानी कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा कुछ फैसिलिटीज़ भी देता है। जो फैसिलिटीज़ कैश में दी जाती हैं उन्हें अलाउंसेस कहते हैं, और जो फैसिलिटीज़ किसी गुड्स या सर्विसेज के रूप में दी जाती हैं तो उनका करेंसी में हम वैल्यू जान सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो उन्हें हम परक्विजिस्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, यानी कि हाउस बिना रेंट का, मोटर कार देना, बच्चों की मुफ्त शिक्षा, सर्वेंट की सुविधा, जो भी अलग अलग सुविधाएं हैं
वो सभी फैसिलिटीज़ में आएंगी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये बेसिक से पॉइंट है, ये पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हैं, इसमें इन सभी को लिया जाता है और इनको ऐड किया जाता है, तो आ जाती है हमारी ग्रॉस सैलरी। नेक्स्ट स्लाइड। ग्रॉस सैलरी हमने निकाल ली, तो अब हम उसमें डिडक्शन देंगे। कौन सी? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू ₹40,000। ये देखिए, यदि आपके क्वेश्चन में आ जाए कि 2017 प्रीवियस ईयर था, तो 2018-19 के लिए 2017 प्रीवियस ईयर था, तो 18-19 के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा वो क्या होगा? 40,000। लेकिन अगर आपका प्रीवियस ईयर यानी कि जिसमें आपको सैलरी कैलकुलेट करके उस पर टैक्स पे करना है, तो उस पर डिडक्शन मिलेगी आपको 50,000। अब इसको बढ़ा दिया गया है। 16 सबसेक्शन 2, एंटरटेनमेंट अलाउंस अलाउड, यानी कि एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उस पर डिडक्शन मिलेगी, अलाउड होगा, उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया है तो भी वो अलाउड होगा, उस पर भी डिडक्शन मिलेगी। तो आज आ जाती है हमारी नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट स्लाइड। फुली टैक्सेबल अलाउंस। फुली टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन से हैं? देखिए, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कौन से? भत्ते, महंगाई भत्ता जो होता है हमारा वो है। इसकी जो है, एक मिनट, सॉरी, हाँ, डीएनएस अलाउंस फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट और डीएनएस पे, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए मिलता है वो डीएनएस पे और डीएनएस अलाउंस, ये हमारे, एक मिनट, हाँ, ये फुली टैक्सेबल होते हैं, इन पर कोई डिडक्शन नहीं मिलती। नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस अगर मिलता है तो वो भी फुली टैक्सेबल है। टिफिन, लंच, डिनर अलाउंस है, वो भी फुली टैक्सेबल है। यदि एम्प्लॉय को लंच के लिए दिया जाता है तो वो फुली टैक्सेबल है, लंच, डिनर अलाउंस जो भी है। सर्वेंट अलाउंस, यदि किसी एम्प्लॉय को सर्वेंट की सुविधा दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है, तो वो भी फुली टैक्सेबल अलाउंस है। नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस, ये पॉइंट नोट करने के लिए है। नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस मतलब यदि कोई, एग्जाम के लिए डॉक्टर को ले लेते हैं, जैसे एक डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता है, तो वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट किसी मेडिकल शॉप पे या किसी भी, मतलब कोई भी अपना छोटा मोटा स्टोर नहीं खोल सकता, उसको ना करने के लिए, उसको ना, उस काम को ना करने के लिए उसे अलाउंस दिया जाता है, दैट इज नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस। हिल अलाउंस, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, सी लेवल से जो 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई है, वहाँ उन्हें अलग से अलाउंस दिया जाता है। वार्डन अलाउंस और प्रोटेक्टर अलाउंस। वार्डन अलाउंस उनमें दिया जाता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें क्या होता है, एक टीचर को वार्डन का, हॉस्टल का वार्डन होता है तो उसे वार्डन अलाउंस मिलता है। यदि कोई टीचर स्कूल का प्रॉक्टर होता है तो उसे प्रॉक्टर अलाउंस मिलता है। ये दोनों ही फुली टैक्सेबल होते हैं। डेपुटेशन अलाउंस। डेपुटेशन अलाउंस क्या है? टेम्परेरी मेन काम से दूसरे काम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर काम कर दिया जाता है, तो उसे उस प्लेस पर अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसके लिए उसे डेपुटेशन अलाउंस मिलता है। ओवर टाइम अलाउंस, यदि कोई एम्प्लॉय उसके काम के जितने घंटे उससे ज़्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। फैमिली अलाउंस, एम्प्लॉय को अपनी फैमिली को अपने साथ रखने के लिए अलग से कुछ खर्चे दिए जाते हैं, उसे फैमिली अलाउंस। रूरल एरिया अलाउंस, रूरल एरिया में अगर उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो उसे रूरल एरिया अलाउंस मिलता है। डॉग अलाउंस मिलता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, यानी कि किसी ऐसे एरिया पर उसकी बदली कर दी जाए, जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया है
दिल्ली है, मुंबई है, तो वहाँ उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं उस सैलरी में, उसके लिए उसे अलग से अलाउंस दिया जाता है, दैट इज़ द सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। नेक्स्ट अलाउंस, नेक्स्ट स्लाइड। ये सभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू।